मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 यूट्यूब चैनल। यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया बड़ा खूबसूरत देश है और वहाँ की मशहूर गायिका याना कास अक्टूबर 2018 में भारत में आई थी। असल में उनको अपनी एक म्यूज़िक एल्बम की वीडियो शूट करनी थी और वो शूटिंग के सिलसिले में भारत आई थी और शूटिंग के लिए उन्होंने जो जगह चुनी वो थी उत्तराखंड का चक्राता क्षेत्र। मैं आप लोग को बता दूं कि चक्राता देहरादून से मात्र 100 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन जब वो अपनी शूटिंग कर रही थी तो उनके जो क्रू मेंबर थे, उनके जो कलीग्स वगैरह थे, उन सबको वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उनको तुरंत ही देश छोड़ने का आदेश दिया गया। और इसके साथ ही लोकल पुलिस ने गृह मंत्रालय को ये भी लिखा कि आने वाले टाइम में इनको कभी भी, भविष्य में इनको कभी भी हमारे देश में एंट्री ना दी जाए। वहाँ के जो लोकल लोग थे चक्राता के, या फिर जब ये बात हमारे देश के कुछ लोगों को पता चली तो वो काफ़ी चिंतित हुए और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से इतनी बड़ी सुपरस्टार को लोकल पुलिस ने हिरासत में लेकर और देश के ही बाहर निकाल दिया। और मैं आप लोग को बताऊं कि चक्राता एक सामरिक क्षेत्र है और ये एक छावनी के जैसा है। ये एक छावनी क्षेत्र है और यहाँ पे एक रेजिमेंट काम करती है जिसका नाम है टूटू रेजिमेंट। और यही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये टूटू रेजिमेंट क्या है। चलिए चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। बात 1962 की है जब हमारे देश के साथ चीन का युद्ध चल रहा था। उस वक्त आप लोग जानते हो कि हमें आज़ाद हुए लगभग 15 साल ही हुए थे, तो हमारी सेना इतनी ज़्यादा सशक्त नहीं थी। उसके बाद जो आईबी चीफ थे उस वक्त के, उनका नाम था भोलानाथ। भोलानाथ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को एक सलाह दी और उन्होंने कहा कि एक ऐसी रेजिमेंट बनानी चाहिए जो चीनी सैनिकों से लोहा ले सके, क्योंकि लद्दाख में लड़ाई चल रही है और लद्दाख का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ पे लड़ाई करना आम सैनिकों के बस की बात नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक रेजिमेंट का नाम सुझाया और वो थी टूटू रेजिमेंट। इस रेजिमेंट में जितने भी लड़ाके थे और जो सैनिक इसमें भर्ती किए गए वो तिब्बत के शरणार्थी थे, क्योंकि वो लोग तिब्बत में रहते थे। लद्दाख वाला क्षेत्र उनका अपना था। वो उस क्षेत्र को भली भांति समझते थे, जानते थे। जिस क्षेत्र में, जिस जगह जब हम पर्वतों पे जाते हैं तो हम थोड़ा सा चलने के बाद ही हमारे सांस फूलने लगती है, कदम डगमगाने लगते हैं, लेकिन उसी क्षेत्र में वो बड़ी तेज़ी से दौड़ते भागते पहुंच जाते थे। तो इसीलिए वहाँ टूटू रेजिमेंट में उन लोगों को शामिल किया गया जो उस क्षेत्र के निवासी थे। उसके बाद धीरे धीरे युद्ध आगे बढ़ता है और 1962 में जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, टूटू रेजिमेंट के सैनिकों की जब ट्रेनिंग चल रही थी तो युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इसको भंग नहीं करते हैं और उनका ऐसा मानना था कि आने वाले समय में कभी भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि चीन सशक्त होता जा रहा है, चीन काफ़ी मजबूत होता जा रहा है, तो इसीलिए हमें भी ऐसी कुछ रेजिमेंट बनानी चाहिए। तो इसीलिए उस रेजिमेंट को उस वक्त भंग नहीं किया गया था। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और मैं आप लोग को एक दिलचस्प बात बताऊं कि इनकी शुरुआती ट्रेनिंग अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने की थी। और अमेरिकी सेना में एक छोटी सी टुकड़ी होती है जिसका नाम है ग्रीन बैरेट। उसी की तर्ज के आधार पर, उसी की तर्ज पर ये इसकी टूटू रेजिमेंट की ट्रेनिंग हुई थी। और जो अमेरिकी सेना हथियार रखते हैं जैसे M1, M2, M3, ये सारे हथियार टूटू रेजिमेंट के सैनिकों के पास रहते हैं। उसके बाद इसमें इनको गोरिल्ला युद्ध सिखाया जाता है कि कैसे गोरिल्ला युद्ध करना है, किस तरीके से पर्वतों पे चढ़ के वहाँ आप लोग को युद्ध करना है। उसके बाद जब आगे चीज़ें बढ़ती गई तो 1971 का युद्ध आया जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और आप लोग जानते हो कि उसी दौरान बांग्लादेश का गठन भी हुआ था।
तो बांग्लादेश के साथ भारत पाकिस्तान के साथ जो वो युद्ध हुआ था उसमें टूटू रेजिमेंट के सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और लगभग उसके 46 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊं कि फिर मेघदूत ऑपरेशन आया, फिर 1999 में कारगिल का विजय ऑपरेशन आया, उसमें भी टूटू रेजिमेंट ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और कई सैनिकों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। अब बात करते हैं कि इसका गठन, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इसका जो गठन है वो 1962 के दौरान हुआ था, जब इसमें हमारे साथ चीन का युद्ध चल रहा था। मैं आप लोग को बताऊं कि उस दौरान इसके सबसे पहले जो आईजी नियुक्त किए गए थे उनका नाम था मेजर जनरल सुजान सिंह, और सुजान सिंह दूसरे विश्व युद्ध में 22वीं माउंटेन बटालियन के प्रमुख रह चुके थे और इसीलिए इस रेजिमेंट का नाम रखा गया 22वीं एस्टेब्लिशमेंट रेजिमेंट, या फिर हम इसको 2-2 रेजिमेंट भी बोलते हैं, मतलब 2-2 वाला रेजिमेंट। और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कई सारे अलग डेपुटेशन पे अधिकारी आते हैं और इस सेना से, इस टुकड़ी से जुड़ते हैं। एक दिलचस्प बात और मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस सेना के, इस टुकड़ी के जितने भी सैनिक हैं, जितनी भी बड़ी ये सेना है, टुकड़ी है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कि इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, इसके कौन अधिकारी हैं, कौन सैनिक हैं और उनका रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये जानकारी कोई भी हमारे पास नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी रो काम करती है। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये टुकड़ी है तो सेना की, लेकिन ये सेना के अंडर काम नहीं करती और ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करती है, प्रधानमंत्री के अंडर में ये काम करती है। और हमारे देश के जो केंद्रीय गृह सचिव हैं कि या और कैबिनेट सचिव या फिर रो जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा ये प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट में रहती है। इसीलिए जब चाइना के साथ काफ़ी तनाव बढ़ रहा था तो इस रेजिमेंट का नाम बार बार आया कि हमें इसका यूज़ करना चाहिए ताकि हम चाइना से लोहा ले सके। वो इसीलिए क्योंकि ये जो टुकड़ी है इसको उस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, इसको इस तरीके से सिखाया जाता है, गोरिल्ला युद्ध करना सिखाया जाता है ताकि वहाँ पे ये उन सैनिकों से, दूसरे विदेशी दुश्मन सैनिकों से ये लोहा ले सके। मैं आप लोग को एक बार और बताऊं कि हमारे पूर्व जो सेना प्रमुख थे जनरल सुहाग, वो भी इसके प्रमुख रह चुके हैं और ऐसे तमाम मिलिट्री प्रमुख हैं या मिलिट्री से, सेना से जुड़े हुए लोग हैं जो टूटू रेजिमेंट में काम करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, हमारी टूटू रेजिमेंट अब लद्दाख में अपना काम करने वाली है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।